हाँ जी। तो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसे हाइड्रोजन एटम मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंगल एटम स्पीशीज पे अप्लाई होता है। सिर्फ ये नहीं है कि हाइड्रोजन के लिए ही है, तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई होता है। इसके अलावा ये हीलियम प्लस पे अप्लाई होता है, लिथियम 2+ पे अप्लाई होता है, बेरिलियम 3+ पे। इन सभी केसेस में देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम पे अगर 1+ चार्ज आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। लिथियम पे 2+ चार्ज आ गया मतलब उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। बेरिलियम में 3+ चार्ज आ गया मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इससे क्या हुआ, इन सभी स्पीशीज के अंदर बेसिकली क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये सारी की सारी स्पीशीज क्या हो गई, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। अब बोर्स मॉडल क्या बोलता है, बोर्स मॉडल ये बोलता है सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। ये आपको बुक में लिखवाए हुए हैं, मैंने बुकलेट में जो दी हुई है उसमें लिखे हुए हैं, तो आप शॉर्ट में एक बार देख लेना। लिखवा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। पोस्टुलेट्स क्या हैं, सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। कि इलेक्ट्रॉन्स किस में रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन ऑर्बिट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन। अपने आप से इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी गेन या लूज नहीं करता जब वो अपने ऑर्बिट में है। आप उसे एनर्जी दोगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने आप ही अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। जब तक कोई एनर्जी होगी नहीं, उसके पास मिलेगी नहीं, वो हायर ऑर्बिट में नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक और वर्ड पे ध्यान देना, इसमें बोला है फिक्स्ड ऑर्बिट्स। कि इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ये पहला आ गया ऑर्बिट, ऐसे ही दूसरा ऑर्बिट आ गया, फिर तीसरा ऑर्बिट आ गया। तो दीज विल बी फिक्स्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। जिनको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन के पास से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट्स, और हर ऑर्बिट क्या है, फिक्स्ड है। हम हर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं, हर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी, एक्चुअली एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो E1 लिखेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो E2, थर्ड में घूम रहा है तो E3, E4 एंड सो ऑन, E5। तो हम यहाँ लिख देते हैं En। एन मतलब nth ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। कितने भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला माइनस में लगेगा। ठीक है, एनर्जी जो निकलेगी वो माइनस में निकलेगी। फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ऊपर इंटू z स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है और z क्या है। n है यहाँ पे ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, या शेल बोल दो इसको। ठीक है। और z है एटॉमिक नंबर, z है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन होगा तो 1, हीलियम होगा तो, हीलियम प्लस होगा तो 2, लिथियम 2+ होगा तो 3, बेरिलियम 3+ होगा तो 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो Z की वैल्यू हाइड्रोजन के केस में जनरली 1 ही होती है। अच्छा, इससे जो आपकी एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी जूल में। यूनिट याद रखना, इसमें किससे निकलेगी, इस फॉर्मूला किस यूनिट में निकलेगी, जूल में। देयर इज अनदर फार्मूला, सेम फार्मूला बेसिकली। यहाँ पे जो कांस्टेंट है 2.18 इंटू 10⁻−18, इसको चेंज कर दिया, इस कांस्टेंट को माइनस साइन एज इट इज है, कांस्टेंट को चेंज कर दिया 13.6, अपॉन में n स्क्वायर था वो एज इट इज है,
न्यूमरेटर में z स्क्वायर था वो एज इट इज। तो आपकी जो एनर्जी इस फॉर्मूले से निकल कर आएगी वो आ जाएगी जूल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे -2.18 से तो निकल रही थी जूल में, और अगर आप 13.6 ले लेते हो, डिफरेंट कांस्टेंट ले लेते हो, तो आपकी एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बेसिकली जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। देयर इज वन मोर, ऑल्दो वो कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी अगर आए तो अगर आप एक और कांस्टेंट यूज कर लें 1312 डिवाइडेड बाय सेम एन स्क्वायर और न्यूमरेटर में जेड स्क्वायर, तो एनर्जी जो है इस केस में आ जाएगी जूल पर मोल में। ठीक है, एनर्जी आ जाएगी जूल पर मोल में। मोस्ट कॉमनली एनसीईआरटी में जो यूज होता है वो यही होता है, और एंट्रेंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला बहुत बार आता है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर हम जूल वाला जो सिंपल फॉर्मूला है -2.18 × 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये यूज करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में निकालना हो आप। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला रेडियस निकालने का है। दूसरा फॉर्मूला है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकाला जाता है? तो रेडियस के लिए फॉर्मूला है आर एन। आर एन क्या मतलब? आर वन हो सकता है, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, आर सिक्स एंड सो ऑन। जो भी ऑर्बिट दे रखा है वो एन आ जाएगा बेसिकली। कांस्टेंट है 52.9 इंटू एन स्क्वायर। ऊपर वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर था, यहाँ पे न्यूमरेटर में एन स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में आएगा z, नॉट z स्क्वायर। ऊपर वाले केस में z स्क्वायर था, यहाँ पे आएगा सिर्फ z। ये फॉर्मूला है रेडियस का। अब इसमें यूनिट याद रखना है, यूनिट होता है इस केस में पिकोमीटर। ठीक है, एनसीईआरटी में ये जो 52.9 लिया है, इसकी जगह एनसीईआरटी में 0.529 लिखा मिलेगा आपको। तो वो बस इतना डिफरेंस होगा कि आपका पिकोमीटर आने की जगह आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा फिर। ठीक है, तो आप जो चाहे यूज करो। आप 52.9 यूज करोगे तो बस याद रखना कि पिकोमीटर में आंसर निकलेगा, 0.529 यूज करोगे तो एंगस्ट्रॉम में आंसर निकलेगा। ठीक है, कन्वर्जन आई होप क्लियर है, ये बता ही चुका हूँ मैं लास्ट लेक्चर में आपको कि पिकोमीटर का कन्वर्जन क्या होता है और एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन क्या होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला आता है एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? सबसे पहले देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेट्स से मास m है, और ये मूव कर रहा है, मान लो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है पहले, और उसकी वेलोसिटी है v। तो एक चीज होती है लीनियर मोमेंटम। पहले तो लीनियर मोमेंटम मैं आपको याद दिला देता हूँ, एंगुलर पे बाद में आएंगे। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं p सिंबल से, स्मॉल p। ठीक है, तो ये p का फॉर्मूला बेसिकली होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट मास m और उसकी वेलोसिटी v, ये होता है क्या? लीनियर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अगर यही सेम ऑब्जेक्ट मास m जिसका है, ठीक है, मास m जिस ऑब्जेक्ट का है, यही सेम ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमने लगे, यही सेम ऑब्जेक्ट किसमें घूमने लगे? सर्कुलर पाथ में घूमने लगे, तो अभी भी इसका मास m है, और घूम रहा जिस वेलोसिटी से है वो वेलोसिटी v है। जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो वेलोसिटी v है, लेकिन इस सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लेते हैं r है। लेट्स से जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, स्मॉल r। तो जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके लिए लीनियर मोमेंटम नहीं, क्या निकालते हैं? एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम के लिए सिंबल होता है ओमेगा। ये W की तरह से सिंबल बनता है, ऐसे करके इस सिंबल को पढ़ते हैं ओमेगा। दिस इज द सिंबल फॉर एंगुलर मोमेंटम। नाउ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। तो लीनियर मोमेंटम में क्या था? मास इनटू वेलोसिटी।
अब इसमें रेडियस और मल्टीप्लाई कर दो, एम वी आर अगर आप कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के जो पाथ फिक्स्ड पाथ होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो इसका मतलब उनके एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड होंगे। फिक्स्ड पोजीशन पे अगर पाथ है तो उनके एंगुलर मोमेंटम भी क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी पाथ का अगर आपको निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है क्या, एम वी आर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस ऑफ व्हाट पाथ, एन पाथ, जो भी पाथ है, एन लगा भी सकते हैं इसके नीचे, एनसीईआरटी में एन लगाया हुआ नहीं, तो एन हटा के ही करते हैं, चलो ठीक है। एन एच अपॉन टू पाई, क्या फॉर्मूला है, एन एच अपॉन टू पाई। एच हम पहले कर चुके हैं, आपको याद है, एच क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये एच की फिक्स्ड वैल्यू होती है। एन क्या है यहाँ पे, एन है ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, एन है ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम लगा निकालना है आपको तो एन की जगह वैल्यू पुट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप क्या पुट करेंगे, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई की जगह क्या, एन की जगह वन, वन पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सिर्फ एच अपॉन टू पाई। अगर आप सेकेंड ऑर्बिट निकालना चाहते हैं, सेकेंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो क्या, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन की जगह क्या, टू एच अपॉन टू पाई, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एच अपॉन पाई। सही है। अगर आप थर्ड ऑर्बिट का निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्ड ऑर्बिट का निकालना चाहते हैं तो एम वी आर इज इक्वल्स टू थ्री एच अपॉन टू पाई, राइट एंड सो ऑन, ये आपका चलता जाएगा ऐसे। तो आई होप एंगुलर मोमेंटम क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट जो इसमें चीज आती है एक इम्पॉर्टेंट, that is the energy lost or gained when an electron jumps from one state to another. The energy lost or gained when an electron jumps from one state to another. ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब कितनी एनर्जी लूज या गेन होती है। तो पहले तो ये चीज समझते हैं जरा कि ये जो हमने डायग्राम बनाया था, लेट्स कॉपी पेस्ट इट राइट हियर। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है फर्स्ट शेल में, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड शेल में जाना चाहता है या थर्ड शेल में जाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जंप करके कहाँ जाना चाहता है, थर्ड शेल में जाना चाहता है, तो इसको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। ऊपर जाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ती है, गेन, ठीक है। अगर यही इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो थर्ड स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो गिर के वापस फर्स्ट स्टेट में आना चाहता है, थर्ड स्टेट में प्रेजेंट है और कहाँ आना चाहता है, फर्स्ट स्टेट में, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो ऊपर जाने के लिए एनर्जी गेन करनी पड़ती है, नीचे आने के लिए एनर्जी लूज करनी पड़ती है। सेम एनर्जी होगी ऑब्वियसली, फर्स्ट स्टेट से थर्ड स्टेट में जाने के लिए कि जितनी गेन होगी, थर्ड से वापस फर्स्ट में होगे तो उतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। अब ये एनर्जी गेन या एनर्जी लूज जो होती है, बेसिकली इसको निकालने के लिए सिंबल यूज करते हैं डेल्टा ई, ठीक है, डेल्टा ई यूज करते हैं सिंबल। तो डेल्टा ई जो है, जब एनर्जी गेन होती है, जब एनर्जी गेन होती है तो डेल्टा ई पॉजिटिव आता है, डेल्टा ई की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। और जब एनर्जी लूज होती है तो डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आती है, ये याद रखना। फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे हम डेल्टा ई, क्या एनर्जी लूज हुई या गेन हुई। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला है 2.18, माइनस साइन हट जाएगा एनर्जी के फॉर्मूले में से, कांस्टेंट वही आएगा, 2.18 इंटू 10⁻−18 ब्रैकेट में 1 अपॉन इनिशियल स्टेट का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्टेट का स्क्वायर।
इंटू जेड स्क्वायर, जेड वही है एटॉमिक नंबर, एन आई क्या है, इनिशियल स्टेट, यानी अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जा रहा है तो इनिशियल स्टेट क्या हुई, फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जा रहा है तो इनिशियल स्टेट फर्स्ट हुई, फाइनल स्टेट थर्ड हुई, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फिफ्थ शेल में जा रहा है, चलो फिफ्थ शेल से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ शेल से गिर के सेकंड में आ रहा है तो इनिशियल स्टेट 5 हो गई, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पे, और सेकंड शेल में आ रहा है तो फाइनल स्टेट क्या हो गई, सेकंड हो गई, सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। जेड वही सेम क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एन आई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एन आई है क्या, इनिशियल स्टेट या ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में था पहले, और एन एफ क्या है, फाइनल ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में फाइनली वो गया, ठीक है। और z इज द सेम विच इज एटॉमिक नंबर। और जो आंसर इसका निकल कर आएगा आपका वो जूल में ही आएगा, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हालांकि, बट एक बार और लिख देता हूँ, डेल्टा ई पॉजिटिव आएगा मतलब एनर्जी गेन्ड, एनर्जी गेन्ड। और कब होती है एनर्जी गेन, जब इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जाता है, अपवर्ड यानी कि लोअर शेल से हायर शेल में जाता है, ऊपर मूव करता है। और नेगेटिव कब आएगा डेल्टा ई, जब एनर्जी लॉस्ट, व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी गेन्ड और एनर्जी लॉस्ट। एनर्जी गेन तब होगी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एनर्जी लूज तब होगी जब इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे फार्मूलाज एकदम क्लियर हैं आपको ढंग से। एक बार समराइज कर देते हैं क्या फार्मूला किए हमने अभी तक, यहाँ पे समराइज कर देते हैं एक बार। तो सबसे पहला फार्मूला किया क्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी शेल में, ई एन इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और ये जूल में निकल कर आएगी। दूसरा फार्मूला आपने किया रेडियस का, रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट का फॉर्मूला 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, नॉट जेड स्क्वायर, जेड, ये पिको मीटर में निकलेगा। तीसरा फॉर्मूला किया आपने एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तीसरा चौथा फॉर्मूला हमने किया डेल्टा ई का, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻−18, 1 अपॉन एन इनिशियल स्टेट का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्टेट का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो these are the 4 formulas that we did, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बताइए, फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज क्या। हाँ यूसरा एक बार फिर से पूछो। ठीक है चलो क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक क्लियर हो जाएगा जो डाउट है। सर एंगुलर मोमेंटम को किसमें निकालेंगे, जरूर। एंगुलर मोमेंटम के भी क्वेश्चंस आते हैं, यस, कभी कभार एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बता दूंगा आपको कैसा क्वेश्चन अपने पास से करा दूँ। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा पढ़िए और ट्राई करिए, पहले मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग को ट्राई करिए ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले
एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो एन की वैल्यू 1 है, लेकिन हीलियम प्लस है, हीलियम का मतलब एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8.72 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 माइनस में जूल्स। दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। आप ई के नीचे 1 लगा सकते सर हैं। रेडियस 26.45। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रेडियस के केस में रेडियस आपको निकालना है तो क्या है फॉर्मूला, 52.9 डिवाइडेड बाय इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। तो 52.9, एन की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर बेसिकली, और जेड की वैल्यू 2 है, तो 2 पुट करेंगे तो क्या डिवाइड होके 26.45 पिकोमीटर। यूनिट जरूर लगा के आना, यूनिट के मार्क्स कट जाएंगे वरना आपके। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और देखिए जरा, ये पढ़िए, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन emitted during the transition from N5 state to N2 state in the hydrogen atom। चलो ये अभी छोड़ो फिलहाल, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी एंड उस पे है, तो ये बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लो। उससे ही ये पहले वाला एक बार और बता दीजिए, कौन सा, ये जो भी करवाया। एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला लगाया है इसके अंदर बस मैंने, ये पहला और दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। सर आपके माइक में कोई दिक्कत है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। रिकॉर्ड तो सही हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, ये सही हो रही है? नो सर, सही आ रहा है। सही आ रहा है ना, तो आपके नेटवर्क यार में ये आपके नेटवर्क में इशू होगा। एनर्जी जो है, एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगा दिया, रेडियस के लिए फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला ही तो पुट किया है, इसमें क्या है। किसका क्वेश्चन था, क्या समझ में नहीं आया, बताओ दोबारा से। एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, वो देखिए जरा। सर इसका 8th क्वेश्चन समझा दीजिए एक बार। किसका 8th क्वेश्चन, कौन सा एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन? जी सर। करेंगे, वो भी करेंगे, पहले अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो देखो। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी of an electron revolving in third orbit of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब वेलोसिटी का तो हमने कोई फॉर्मूला करा नहीं है ना, लेकिन हमने किसका फॉर्मूला किया है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला किया है हमने। एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में वेलोसिटी है कि नहीं, निकाल सकते हैं हम। क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है, अब आपको निकालना है, तो सबसे पहले अगर आप फॉर्मूला देखें, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। आपको मास पता है, आपको रेडियस नहीं पता, वेलोसिटी आपको निकालनी है। एन की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि थर्ड ऑर्बिट दिया हुआ है। एच की वैल्यू फिक्स्ड होती है, 2 तो फिक्स्ड नंबर ही है ऑलरेडी, पाई की भी वैल्यू पता होती है। तो पहले बेसिकली आपको रेडियस चाहिए होगा, तो पहले आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ये फॉर्मूला बाद में लगेगा। पहले आप क्या लगाओगे, रेडियस का फॉर्मूला लगाओगे। तो रेडियस के फॉर्मूला से पहले आप थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालो। क्या फॉर्मूला है रेडियस का, 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड।
तो 52.9 इंटू 3 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू क्या है 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 476.1 पिकोमीटर। ये हो गया रेडियस। अब रेडियस आप पिकोमीटर में नहीं रख सकते क्योंकि आपको वेलोसिटी निकालनी है इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूले में सारी चीजें SI यूनिट में है, तो आपको इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, SI यूनिट में। तो 476.1 इंटू 10⁻⁻12 होता है पिकोमीटर से मीटर में कन्वर्जन, वो आप कन्वर्जन कर देंगे। अब लगाएंगे ये फॉर्मूला। मास दे रखा है आपको 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी आप कैलकुलेट करना चाहते हो, रेडियस आपने निकाल लिया है कितना 476.1 इंटू 10⁻⁻12। n की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होती है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखिए या 3.14 रखिए। ये कैलकुलेट करके आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। इट विल बी अ लॉन्ग कैलकुलेशन बट दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी बताओ। सर हाइड्रोजन के आटम में सर 3 ऑर्बिट कैसे हैं? हाइड्रोजन हर एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं भाई। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो कि ऑर्बिट्स फिक्स नहीं होते हैं। हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिट में नहीं जा सकता? ऑर्बिट कोई सड़क थोड़ी है जो बनी हुई है पहले से। जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो ऑर्बिट बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये हाइड्रोजन एटम है मान लो। अगर इस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी दे दूं तो मैं क्या करेगा, ये इससे अगले ऑर्बिट के अंदर घूमने लगेगा, सेकंड ऑर्बिट में जाके घूमने लगेगा, जंप करेगा। और एनर्जी दे दूंगा तो थर्ड ऑर्बिट में जाके घूमने लगेगा। तो ऑर्बिट कोई फिक्स्ड चीज नहीं होती पहले से। समझ रहे हो बात? यस सर। हर एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, द थिंग इज कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जब उसे कोई एनर्जी नहीं मिली हुई उस टाइम पे फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे तो इट विल कीप गोइंग टू हायर एंड हायर एंड हायर ऑर्बिट इफ यू कीप गिविंग इट एनर्जी। ठीक है, बट द थिंग इज कि एनर्जी आपको एट अ टाइम उतनी देनी पड़ेगी जंप कराने के लिए। आप ऐसे नहीं कर सकते, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट ये आ गया, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट ये आ गया, थर्ड ऑर्बिट ये आ गया। अगर मैं एनर्जी लगा निकालना शुरू करूं इसकी, तो अगर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला क्या था, En इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक है, माइनस में। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो गई, -13.6, जेड स्क्वायर 1 हो गया, एन स्क्वायर भी 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट निकाल रहा हूँ E1, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ठीक है, फिर E2 कितनी हो गई, जेड स्क्वायर अभी भी 1 होगा, 13.6 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से नहीं एक्चुअली 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 3 12, एक इधर आया 4 4 16। ठीक है, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ऐसे ही फोर्थ थर्ड ऑर्बिट की निकालोगे तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 9 एंड 4 1.5 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो बेसिकली जितना गैप है ना फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में, उतनी ही एग्जैक्टली एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें जंप कराने के लिए एक ही साथ। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 वोल्ट है, सेकंड की -3.4 वोल्ट है, तो इनके बीच में जितना गैप है ना, यू विल हैव टू गिव द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर इट टू कॉज टू जंप। यू कांट गिव थोड़ा थोड़ा, ऐसे 1 जूल दे दिया, फिर थोड़ा 1 दे दिया, फिर 1 दे दिया, हल्के हल्के करके एनर्जी नहीं दे सकते। एट द सेम टाइम तुमको सारी एनर्जी एक साथ देनी पड़ेगी। सिमिलरली तुम्हें फर्स्ट से अगर थर्ड में डायरेक्टली जंप कराना है तो तुमको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितना इसके अंदर गैप है एग्जैक्टली। बात समझ आई? यस। ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट होने वाला कॉल रीजॉइन कर लेना।